ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जी हाँ, अगर हमारा हौसला मजबूत है और सोच सकारात्मक है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हम सभी लोगों के अनुशासन और संयम का ही परिणाम है कि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है। साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97.68% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 85,42,000 वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन अभी खतरा बरकरार है। इसलिए हमें कोविड को लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 0112397804 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और धन्यवाद बहुत बहुत आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रूपाली से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, हालांकि अगर हम देखें तो कल 30,000 केसेस आए हैं, कुछ राज्यों में अभी भी इसके मामले बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओवरऑल भले ही देश में अभी कोरोना के मामले बहुत ज्यादा ना हो, बट कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, वहां अभी भी केसेस में, कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके कुछ कारण जिनका अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि शायद केरला जैसे स्टेट में बाकी देश से कंपेयर करें तो टेस्टिंग की मात्रा बहुत ज्यादा है। बाकी इलाकों से अगर कंपेयर किया जाए तो केरला में लोग अवेयर ज्यादा हैं, टेस्टिंग की मात्रा ज्यादा है, तो एक ये कारण हो सकता है कि ज्यादा केसेस अभी भी है वहां पर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो सेकंड वेव है वो भी वहां रिसीड हो रही है, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो तीसरी वेव है वो दस्तक दे रही है। तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दावे के साथ कहना कि यही कारण है ज्यादा केसेस होने का केरला में वो मुश्किल है, बट इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, सेकेंड वेव रिसीड कर रही है या थर्ड वेव दस्तक दे रही है। तो इन सभी सिचुएशंस में हमें जो करना है वो वही है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का नियंत्रण पालन करते रहना है। जी, और डॉक्टर रूपाली, आपका कोविड को लेकर विशेष अनुभव है। इस समय सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो चिंता है वो है थर्ड वेव या तीसरी लहर की। जैसा कि आपने बताया कि अभी भी मतलब जैसे केरल की अगर हम बात करें या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो वहां भी यही कहा जा रहा है कि दूसरी लहर है। तीसरी लहर की क्या संभावना आप देखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रिडिक्ट करना कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी या कितनी सीवियर होगी, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय से पहले इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। बट फिर भी हमें तैयार रहना है, सतर्क रहना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में इस समय त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली है, दशहरा है, और भी कई अन्य बड़े त्योहार जो है हमारे देश में इस समय मनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम हम सभी लोगों के लिए है और हमें बहुत ही सजगता से और सतर्कता से इस समय व्यवहार करना होगा। देखिए, कंप्लेसेंट बिहेवियर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेव जब चली गई थी
उसके बाद होली का जब समय आया तो फिर से यही कंप्लेसेंट बिहेवियर देखने को मिला, जिसके कारण हमें इतनी बड़ी और खतरनाक और जानलेवा सेकेंड वेव का सामना करना पड़ा। थर्ड वेव में उम्मीद है कि शायद केसेस कम हो, बट जैसा कि कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चे इसमें ज्यादा अफेक्ट हो जाएं। अभी इसमें से किसी भी चीज का दावे के साथ कहना बहुत मुश्किल है। समय आने पर ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होगा, बट हम क्या कर सकते हैं वो है कि हम सतर्क रहें और प्रिकॉशंस का पालन करते रहें। जी। और डॉक्टर रूपाली, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में 80 करोड़ का आंकड़ा जो है वो हम पार कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक कीर्तिमान है। वैक्सीनेशन को लेकर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आप सभी को मुबारक देना चाहूंगी कि हम एज अ कंट्री हम बहुत आगे हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, बट इसके साथ साथ हमें ये चीज भी समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या भी उतनी ही बड़ी है। तो भले ही हम 80 करोड़ का हम मार्क पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी लड़ाई लंबी है। अभी तक केवल 40% लोगों को ही एक सिंगल डोज लगा है और 2 डोजेस की वैक्सीन की अगर बात की जाए तो लगभग 14% लोगों को ही अभी तक मिल पाई है। तो अभी भी दूरी हमें काफी लंबे और दूरी को हमें तय करना है। तो हमें इस जज्बे को अपने कॉन्टिन्यूड रखना है। जो वैक्सीनेशन में जो विश्वास समय के साथ साथ जो लोगों का बना है उसे बनाए रखना है और वैक्सीनेशन के लिए हमें नियंत्रण आगे बढ़ते रहना है। जी। और डॉक्टर रूपाली, इस समय हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी, ये तीनों ही वैक्सीन लग रही हैं और लोग इसके बाद फिर मॉडर्ना और फिर जॉनसन एंड जॉनसन अन्य वैक्सीन भी आ रही हैं। लोग इसके सिलेक्शन में लगे रहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, उनके मन में कई सवाल आते रहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही कॉमन सवाल है। ये दुविधा सभी लोगों के मन में शुरुआत के समय से ही है कि हम कोवैक्सीन लेंगे या हम कोविशील्ड लेंगे या हम मॉडर्ना लेंगे या हम स्पुतनिक लेंगे। बट मेरा आप सभी से इस माध्यम के द्वारा अनुरोध है कि इस विषय में आप लोग ना जाएं। जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध है आप उसको लें, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, क्योंकि सारी ही वैक्सीन जो कि हमें अभी अप्रूव्ड है हमारे देश में वो सभी सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, वो सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। हो सकता है किसी की एफिकेसी 80% हो, किसी की 85 हो, किसी की 75 हो, किसी की 90 हो। उससे इंडिविजुअल लेवल पर हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उस दुविधा को आप पीछे छोड़ें। जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध है आसानी से आपके निकटतम जो भी आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं आप उसको लें और अपना उसका सेवन करें। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। जी। और अगर वैक्सीन में एडल्ट की तो बात हो गई, लेकिन बच्चों की बात करते हैं। भारत में कोवोवैक्स वैक्सीन जो है इसका भी बच्चों में ट्रायल चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कोवैक्सीन का भी एम्स में ट्रायल चल रहा है। तो कब तक उम्मीद करें बच्चों की वैक्सीन को लेकर, किस तरह के परिणाम आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो भी ट्रायल चल रहा है उन सबके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शायद सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है बच्चों के लिए भी वैक्सीन अप्रूव हो जाए, पर फिर भी हमें ये समझना होगा कि अगर अप्रूव होगी तो भी वो 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव होगी। तो उसके बाद भी जो 12 साल से कम के बच्चे हैं वो अभी भी वल्नरेबल हैं और बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए और हमें समय की जरूरत होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कमिंग फेस्टिव सीजन में, इस कमिंग चेंज ऑफ वेदर, अब देखिए थोड़ा हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे जिसमें कि हमारे सीजनल फ्लू और बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस का प्रकोप भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, एक तरफ से त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का जिनका पालन करते आए हैं उनको और सतर्कता से करते रहें कुछ समय के लिए और कम से कम। जी। और डॉक्टर रूपाली, हमारी एक श्रोता ने ईमेल पर पूछा है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स में ये दोनों कैटेगरी में क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। आज की तारीख में हमारे सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार आप प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी। और हमारी एक दूसरी श्रोता ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी, लेकिन इनका जो गैप है वैक्सीन का वो सेकेंड डोज में
1.5 महीने का हो गया है, तो क्या ये दोबारा वैक्सीन ले सकती हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आइडियल जो है 4 वीक्स का गैप है कोवैक्सीन के लिए, बट स्टिल अगर आपका गैप थोड़ा बढ़ जाता है तो तब भी आप वैक्सीन लें जरूर। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी वजह से वैक्सीन 8 हफ्ते के आसपास, 4 हफ्ते के आसपास नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद आप वैक्सीन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। आप फिर भी अपनी वैक्सीन सेकेंड डोज लें, अर्लीस्ट जो भी आपको उपलब्ध है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप भी डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 1-800-115767। और डॉक्टर रूपाली, अब हम लिसनर्स की कॉल्स लेते हैं और सबसे पहले हमारे आज के कॉलर हैं यामीन भाई, रेडियो वाला गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैम को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं जानना चाह रहा था जिससे कि हम पहली डोज लेने के बाद अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करें। एक तो ये, और एक आजकल बच्चों में जो आजकल वायरल चल रहा है तो इनको स्कूल भेजने के बारे में क्या करेंगे, जैसे जुकाम वगैरह। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर रूपाली, बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछे हैं। पहला तो ये है कि जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं तो हम कितना प्रोटेक्टेड हो जाते हैं? देखिए इसका सवाल का जवाब हम शुरू से देते आ रहे हैं। फर्स्ट डोज लेने के बाद भी एक इम्यून रिस्पांस बनता है, बट वो उतना एडिक्वेट नहीं होता है कि आपको इस बीमारी से पूरी तरह से बचा सके। जो एडिक्वेट इम्यून रिस्पांस है वो सेकेंड डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। अगर आप ये डोज लेंगे प्रोटेक्शन होगी, हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, बट जो एडिक्वेट है, जो कि कम से कम होनी चाहिए, वो दूसरी डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही एक्सपेक्ट की जाती है। जी, और दूसरा इनका सवाल ये था कि जैसे कि स्कूल खुल गए हैं इस समय, और अगर किसी बच्चे को वायरल है या सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस समय अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं, खांसी बुखार जुकाम, आप कोशिश करें कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं जो कि खांसने से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा और फोमाइट द्वारा एक दूसरे को हम फैला सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको फीवर है या इस तरह का सिम्टम्स एक्टिव है तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि स्कूल बच्चे को ना भेजें, और कहीं कोई जरूरी जगह अगर आपको जाना है तो आप डबल मास्क पहने, हाथों को धोते रहें और बाकी लोगों से कम 2 मीटर की दूरी को बनाए रखें। जी, और अपना कोई भी निजी सामान शेयर ना करें, कोई पेंसिल स्टेशनरी इत्यादि शेयर ना करें। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने डॉक्टर रूपाली हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी, क्योंकि स्कूल इस समय खुल चुके हैं, काफी बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। ऐसे में इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी संक्रमण से बचे रहेंगे। और अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। बिल्कुल, आपके साथ जो भी डॉक्टर मैम सर हो, कोई भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी, आज आपके साथ डॉक्टर रूपाली मलिक हैं सफदरजंग अस्पताल से। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि मैम हमारे साथ हैं, और मैं समझती हूँ मैम आज मेरी बहुत अच्छे से जवाब देंगी और आपने बताया है, तो मैं इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात, आपको जो एक एपिसोड बीता था उसके लिए आपको थैंक यू देते हैं। जी रिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे भी 500 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और आप जैसे लिसनर्स, और रिंकी जी जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि इस कार्यक्रम से माध्यम से मिली हुई जानकारी को आप अपने दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों और भी जगह भेजती हैं, तो ये और भी ज्यादा स्वागत करने योग्य कदम है। जी, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि गाँव एरिया बहुत ही पिछड़ा है। जैसे आप जानते हैं बलरामपुर एरिया जो है, जो ये बहुत ज्यादा ही देवीपाटन बहुत ज्यादा मतलब पिछड़े क्षेत्र में आती है। तो हम सोचते कि जितना ये जो जानकारी जो हमारी मैम देते हैं, सर भी देते हैं, हम उसे दूर तक पहुंचे, आपकी मेहनत भी सार्थक हो और हमने भी थोड़ा जानकारी हमें भी मिले। इसलिए मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं मतलब अभी सर से भी बताया
जी सर, जैसे कि जो ये मतलब कोरोना है ये तो बच्चों पे अभी तो हम केरल में भी सुने, अन्य भी जगह पे हुआ। फिर दूसरी बात सर, ये डेंगू वगैरह चल गया, तो हम इसमें डिफरेंट कैसे करें, मतलब कौन सा डेंगू है, कौन सा कोरोना जो है बच्चों पे है वो कौन सा, इससे थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, इस समय कोविड के साथ ही डेंगू के भी काफी मामले देखने में आ रहे हैं, और रिंकी जी ये जानना चाहती हैं कि दोनों के सिम्टम्स से हम कैसे विभेद करेंगे कि कोविड है या डेंगू है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के समय में, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये समय हमारे देश के लिए ट्रॉपिकल फीवर से जूझने का समय है, यानी कि जिसमें वायरल फीवर जैसे कि डेंगू या फिर मलेरिया और बहुत सी अन्य बीमारियां, स्क्रब टाइफस, ऐसी इत्यादि बहुत सी बीमारियां हैं जो इस समय बुखार का कारण हो सकती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना की वजह से है या किसी और बीमारी की वजह से? देखिए डेंगू की अगर बात करें तो उसमें बुखार के अलावा खून के चकत्ते बनना, मुंह से खून आना, कहीं और से खून आना, पेट का फूलना, उल्टी लगना, वॉमिटिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। मलेरिया में हम सभी को पता है ठंड लग के बुखार आता है, जो हो सकता है कुछ कुछ गैप पे आए, और उसके अलावा बुखार काफी तेज होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए एक जनरल पॉपुलेशन के लेवल पे ये डिफरेंशिएट करना कि इस बुखार का कारण क्या है, ये मौसमी बुखार है, ये नॉर्मल वायरल है, या ये डेंगू है, मलेरिया है, ये मुश्किल है। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर आपका बुखार बेहतर नहीं हो रहा है, या फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है जैसे कि सांस का फूलना है, या बहुत वॉमिटिंग हो रही है, आपको उल्टियां लग रही हैं, पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है, कहीं से कोई ब्लीडिंग लगती है, इस तरह का कोई भी इसके अलावा अन्य कोई भी सिम्टम अगर है, तो आप जो भी निकटतम आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाएं और डॉक्टर की सलाह लें, और कुछ जरूरी जो टेस्ट होते हैं उनको कराएं, क्योंकि ये केवल सिम्टम्स के बेसिस पे आप ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। कोरोना की बात करें तो हम सभी जानते हैं खांसी, जुकाम, बलगम, ये नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं URI के, वो हम ज्यादा देखते हैं, है ना, और बाकी पेट में दर्द होना और उस तरह की बाकी चीजें होना वो दूसरे तरह के बुखार में ज्यादा देखी जाती है। जी, और अब दिल्ली से रमेश कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। और मैं मैडम से भी नमस्कार करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि मैंने 3 महीने पहले एक डोज लगवा लिया जी, तो अब वो जो दूसरी डोज लगवानी है जी, कौन सा लगवाया है, कौन सी वैक्सीन लगाई है आपने? कोवैक्सीन जी, कोविशील्ड है, कोविशील्ड, ओके। तो अब ये है कि उसमें शरीर बहुत टूटा था और बुखार बहुत आया था, तो अब मुझे ये लगवाऊं तो क्या फिर मुझे इसी तरह से गुजरना पड़ेगा क्या? जी डॉक्टर रूपाली, वैक्सीन के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इनको बदन में दर्द हुआ, फीवर आया, तो क्या दूसरी डोज में भी इसी तरह के साइड इफेक्ट आएंगे? जी देखिए, ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोग आए दिन पूछते हैं, बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, देखिए कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अगर फर्स्ट डोज में आपको आया था तो सेकेंड डोज में भी आएगा या नहीं आएगा। ये इम्यून रिस्पॉन्स वेरिएबल होते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को आ जाता है, तो बट इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने पिछली बार भी एक्सपीरियंस किया होगा, 2 या 3 दिन में यूजुअली ये सिम्टम्स सेटल कर जाते हैं, तो इस डर की वजह से आप वैक्सीन ना लगवाएं ऐसा नहीं है, तो आप फिर भी वैक्सीन लगवाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दवाई लेंगे और 1 आध दिन में ही आपके जो भी सिम्टम्स है अगर वो होते हैं तो सेटल हो जाएंगे। जी, और श्रोताओं को बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप भी डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और अब दिल्ली से सुरेंद्र रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, डॉक्टर रूपाली मलिक जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर रूपाली जी, जैसा कि आप मेडिसिन विभाग की प्रमुख हैं, तो ये बताइए कि सामान्यतः मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सामान्यतः कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? जी। और क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर 160, 161 के करीब है आजकल,
160 या 161-62 के आसपास रहता है मेरा ब्लड प्रेशर। तो सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का जो है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल। और मेरा दूसरा प्रश्न है जी कि मेरे को दोनों टीके लग चुके हैं कोविशील्ड के, तो उसकी मियाद कितने सालों तक रहेगी? क्या आजीवन उसकी मियाद रहेगी या 5 साल रहेगी, 6 साल रहेगी या 2 साल रहेगी? कितने समय तक इसकी मियाद कायम रहती है ताकि जो है हम कोविड-19 से बचे रहे, सुरक्षित रहे? जी डॉक्टर रूपाली, सबसे पहले एक उन्होंने रक्तचाप को लेकर यानी ब्लड प्रेशर को लेकर सवाल पूछा है कि एक सामान्य व्यक्ति में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और अगर बढ़ा होता है तो क्या करना चाहिए, इसको लेते हैं पहले। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर पे हमारे जैसे देश में जहाँ पे कि इस समय लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर का बहुत बड़ा एपिडेमिक हो रहा है। हम सभी जानते हैं बदलते समय के साथ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसी के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां देखी जा रही हैं। तो जैसे कि उन्होंने पूछा कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होता है, देखिए ये एज के उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एज है, बट मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 120-80 को हम आइडियल ब्लड प्रेशर मानते हैं और 140-90 या उससे ऊपर अगर हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में गिनते हैं। तो कुछ समय पहले जो था एज के हिसाब से अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो उसके लेवल्स थोड़े अलग माने जाते थे, बट आजकल मोर और लेस सभी एज ग्रुप्स में लगभग यही आप मापदंड देखते हैं कि 120-80 के राउंड ठीक है और अगर 140-90 इससे ऊपर अगर आपका होता है तो वो ज्यादा है। जैसे आपने बताया 160-110 तो ये डेफिनेटली ज्यादा है, उसमें आपको अपनी एज अप्रोप्रिएट जो है ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और साथ में जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चीजें हैं यानी कि नमक का कम कर देना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम से कम हफ्ते में 5 या 6 दिन आप आधा घंटा 40 मिनट जरूर कुछ न कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, इस तरह का कुछ भी आप एक हेल्थ एक्टिविटी करें और अपना रेगुलर स्लीप साइकिल रखें, अपना जो मीठा है उसका सेवन कम करें। तो इन सभी चीजों का प्रिकॉशन लें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जी, और डॉक्टर रूपाली, इनका दूसरा सवाल ये था कि एक बार वैक्सीनेट होने के बाद हम कितने दिनों तक इम्यूनिटी हमारे अंदर बनी रहेगी कोविड के अगेंस्ट? जी बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम शुरू से जिसका हम जवाब जानना चाहते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अभी भी एक इवॉल्विंग प्रोसेस में हैं, समय के साथ ही बहुत से सवालों का जवाब हमें मिल पाएगा। तो अभी भी जो कहा जाता है वो 6 to 8 मंथ्स की बात की जाती है कि सेकेंड डोज लगने के बाद भी 6 to 8 मंथ्स तक हमें एक एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। बट जैसे जैसे समय निकलेगा, ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, ज्यादा हम डेटा इकट्ठा करेंगे, तो हो सकता है इसके मायने कुछ और बदलते नजर आए और हो सकता है हमें 8 महीने की जगह साल तक की हमें डेटा मिल जाए कि साल भर तक भी पेशेंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो थोड़ा समय की जरूरत है उसके लिए। जी, और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बागपत का, जहां से अमित जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी, स्वागत है अमित जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, डॉक्टर मैन को नमस्कार। जी बिल्कुल, नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी वैक्सीन की डेट थी 17 तारीख दूसरी को कोविशील्ड वैक्सीन की। जी। अब गांव में वैक्सीन वाले 3 दिन से सर आ नहीं रहे जी। अब अगर ये बताओ दूसरी वैक्सीन कहीं से भी लगवा सकते हैं या फिर गाँव में आए तभी लगवाएं या फिर लेट होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी डॉक्टर रूपाली, किसी वजह से अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे 17 सितंबर बता रहे हैं इनकी डेट थी, तो क्या ये थोड़ा इंतजार कर सकते हैं या किसी और केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय इंतजार किया जा सकता है, हफ्ता 10 दिन। अगर कोई लोकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो आप हफ्ता 10 दिन तक आप आराम से इंतजार कर सकते हैं। बट अगर लगता है कि तब तक भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो फिर आप किसी और केंद्र पर जाके आप कोशिश कर सकते हैं वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के लिए। जी, और पंजाब से हरमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। हरमेश जी नमस्कार। हेलो जी हरमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ जी, मैं मार्च 15 को पहले टीका लगवाया था जी, और उसके बाद 16 मार्च को 16 अप्रैल को दूसरा टीका लग गया थी हमारे। जी, कोवैक्सीन लगी थी?
कोविशील्ड लगी सी जी। ओके, कोविशील्ड हुण मैनू 5-6 महीने मतलब बनते हैं जी हमारे। इसके बाद 7-8 महीने लेंगे तो और भी लगा सकते हैं 2। डॉक्टर रूपाली, यहाँ पे बात चल रही है बूस्टर डोज की, तो 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं, 2 डोज, तो क्या ये आगे जाके 6 महीने बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि पहले भी कहा था मैंने कि ये सभी सवालों का जो जवाब है हमें समय के साथ ही मिल पाएगा। आज की तारीख में जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम सभी को केवल 2 डोजेस का ही सेवन करना है। हो सकता है आने वाले समय में और अध्ययन के और डेटा की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है कुछ इंडिकेशंस चेंज हो जाए, बट आज की तारीख के हिसाब से आपको केवल 2 डोजेस का ही सेवन करना है। जी, और अब रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनके लिए वैक्सीन कब तक आएगी? जी डॉक्टर रूपाली, महेश जी ने थोड़ा देर से सुनना शुरू किया लगता है, तो छोटे बच्चों की वैक्सीन के बारे में एक बार और जल्दी से बता दें। जी बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद की जा रही है शायद जो 12 से 18 वर्ष की एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है 1 से 2 महीने में ही उपलब्ध हो जाए, पर जो बाकी उससे छोटे बच्चे हैं उसके लिए हमें कुछ और समय का इंतजार करना होगा। और तब तक अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो प्रिकॉशंस सभी के लिए सेम है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। मास्क पहनना, कफ एटिकेट्स फॉलो करना, हाथों को धोते रहना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना। जी, और डॉक्टर रूपाली, हमारे एक लिसनर ने हमें मेल पे जानना चाहा है कि वो उन्हें कोविड हो गया था, कोविड होने के बाद काफी दिन हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो अभी वो अपने लंग्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये भी सवाल आजकल आए दिन लोग पूछते हैं, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके लंग्स और मजबूत हो जाएंगे। इसके लिए बस मैं कहूँगी जो नॉर्मल प्राणायाम जो होता है, जो अनुलोम विलोम और जो रेस्पिरेटरी जो भी एक्सरसाइजेज हैं आप उनको कीजिए। उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आप ये वाला व्यायाम करेंगे तो ही होगा, बट जो रूटीन में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो लोग करते आ रहे हैं आप उसका पालन करें, बाकी चीजों का ध्यान रखें। बाकी यही चीज है, इसमें अलग से कोई और व्यायाम या एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है आपको। जी, और अब उड़ीसा का रुख करते हैं, जहां से अब्दुल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको अब्दुल जी? जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अगर हम ये अगस्त 15 तारीख को पहला डोज लिए थे, बुखार हुआ 9 दिन। जी जी, ओके। और दूसरा डोज लेंगे या नहीं? कौन सी वैक्सीन ली थी आपने? ये कौन सी वैक्सीन लगवाई थी आपने? ये कोवैक्सीन लिए थे ना। अच्छा, ओके। डॉक्टर रूपाली, 9 दिन तक फीवर आता है इसमें वैक्सीन लेने के बाद, तो क्या दूसरी डोज लगवानी चाहिए, ये जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दूसरी डोज तो लगवानी चाहिए, जिसमें कि ये थोड़ा अनयूजुअल है कि वैक्सीन के बाद आपको 9 दिन तक बुखार रहा है। ऐसा ना हो साथ में आपको कुछ और वायरल या कुछ और भी हुआ हो और वैक्सीन के साथ आपको पता न चल पाया हो, आपको लगा वैक्सीन एसोसिएटेड है, तो फिर भी मैं यही कहूंगी आप जाके वैक्सीन जरूर लें, उसमें कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं है। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रूपाली, आप आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी बहुत जल्दी से? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरी वेव शायद दस्तक देने वाली है, तो हमें बहुत ही सतर्कता से अपने व्यवहार को बिल्कुल जैसा कि हम पिछले 1.5 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना है, कोई कंप्लेसेंट बिहेवियर नहीं करना है। और वैक्सीन जब भी मिले आपको लगवानी है, तब तक सोशल वैक्सीन का पालन करते रहना है। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, इट इज अ प्लेजर to have on your show always. Same to you, मैम। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रूपाली ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।